नमस्कार। हिंदी साहित्य में प्रभा खेतान जी का अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण स्थान है। प्रभा जी ने अपने साहित्य के माध्यम से स्त्री संवेदना के स्वर को मुखरित किया है। आज 1 नवंबर को प्रभा जी का जन्मदिवस है। इसी उपलक्ष्य में मैं रश्मि शर्मा स्त्री दर्पण की ओर से प्रभा जी के बहुचर्चित उपन्यास छिन्नमस्ता के एक अंश का पाठ कर रही हूँ। पापा के जाने के बाद घर और वीरान हो गया था और इधर नरेंद्र कुछ और तगड़ा। पहले पापा का डर लिहाज कुछ तो था, मगर अब घर का अकेला करता धरता पूरी हुकूमत उसके हाथ में। शादी के 5 साल पूरे हो गए थे और हम लोगों के संबंध चटकने लगे थे। खरोंच तो पहले ही लग चुकी थी। क्या सुहाग रात के दिन या फिर हनीमून के दौरान? नहीं, शायद संजू के होने के बाद। याद नहीं आता। कुछ न कुछ तो रोज घटता ही रहता था जो हमें एक दूसरे से दूर फेंकता जाता। शायद हम लोगों के स्वभाव बिल्कुल भिन्न थे, इसलिए हम एक दूसरे को सह नहीं पाते थे। नरेंद्र के साथ मैं पहली बार जब अमेरिका गई तो 15 दिन का साथ असहनीय हो गया। न्यूयॉर्क में मेरा मन करता कि कोई आर्ट गैलरी देखूं, रात को ब्रॉडवे में कोई नाटक। और मिस्टर नरेंद्र अग्रवाल, वे सुबह से केवल शॉपिंग के चक्कर काटते। चीज़ें ढोते ढोते मेरा दम निकल जाता। मैं पूछती रहती, नरेंद्र क्या होगा इतनी चीज़ों को लेकर? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए ना? ठीक है, तुम जोगनबन घूमती रहो, मेरी खरीदारी के बीच मत बोलो। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। कमीजें, पैंट, स्वेटर्स, जैकेट, टाइयाँ, परफ्यूम, साबुन, पेस्ट, क्या कुछ नहीं। और वह भी दर्जनों की संख्या में। और रात को भोजन की तलाश में एक से एक भारतीय और चाइनीज रेस्टोरेंट। और उसके बाद टाइम्स स्क्वायर की दाहिनी गली में ब्लू फिल्म देखना। सेक्स की जीवंत कलाबाजियों का भौंडा प्रदर्शन। छी, मेरा जी भंडा जाता। नरेंद्र, एक दिन देख लिया, हो गया ना? अरे वाह, क्या बात करती हो? ऐसे थ्रिल क्या रोज रोज मिलते हैं? और बाद में होटल लौटकर उसकी वही वहशी उत्तेजना और एक एक कर मेरे अंगों का निस्पंद होना। औरत के शरीर का बेहुदा प्रदर्शन देखकर क्या कोई औरत उत्तेजित हो सकती है? शायद होती हो, शायद मैं ही कहीं गलत हूं। पर उस पश्चिमी भोगवादी समाज में औरत क्या रह गई है? महज एक जींस। वे सारे लाइव शो मुझे सर्कस की याद दिला जाते हैं। खैर, जब हम वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए तब मेरी एक ही शर्त थी, मैं ऐतिहासिक स्थानों को ज़रूर देखूंगी और म्यूजियम तथा आर्ट गैलरी भी। नरेंद्र, तुमने न्यूयॉर्क में मुझे ईस्ट विलेज भी नहीं देखने दिया। अरे क्या देखूंगी? मुझसे बाबा इन लाइनों में नहीं खड़ा हुआ जाता, और ये अमेरिकन हर जगह लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। खैर, पहले हम लोग वॉशिंगटन म्यूजियम गए। स्पेस क्राफ्ट के विभाग में एक विशाल पर्दे पर पूरा सौर मंडल जगमगा रहा था और उसमें से एक छोटा सा चमकता हुआ बिंदु, जहां पर लिखा था, यह है हमारी पृथ्वी। मुझे एक अजीब सी वैश्विक अनुभूति हुई। मैं बोल उठी, असंख्य ग्रह नक्षत्रों में यह छोटी सी पृथ्वी और असंख्य मनुष्यों में से हम एक, और इतना अहंकार। सोचकर देखो नरेंद्र, बिना बात के कितना आह पाले रहते हैं। हमारा यह मैं क्या है? कुछ नहीं, महासागर की एक बूंद भर, है ना नरेंद्र? कहते हुए मैंने पीछे पलटकर नरेंद्र की ओर देखा, मगर वे जनाब गायब। अरे कहाँ गए? क्या हुआ? मैं बेचैन आंखें घुमा रही थी। मैंने देखा नरेंद्र कॉफी काउंटर पर खड़ा पोटैटो चिप्स खा रहा था। मन एकदम से बुझ गया। हम लोग दो भिन्न दिशाएं हैं, संवाद कभी हो ही नहीं सकता।
उसके बाद मैंने पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी जाने की ज़िद नहीं की। मन को समझा लिया कि यह शायद पहली यात्रा है, इसलिए मुझे हर चीज़ इतनी आकर्षित करती है। नरेंद्र तो कई बार अमेरिका आ चुका है और बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी वॉटन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से किया है। इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई सरोकार नहीं, यह सबकी अपनी अपनी रुचि है। पर क्या पढ़े लिखे व्यक्ति की रुचि परिष्कृत और परिमार्जित नहीं होती? होती होगी, पर मिस्टर अग्रवाल की नहीं थी। कभी मैं खुद से कहती, प्रिया, क्या तुम नरेंद्र को और महीन बातों में रुचि लेना नहीं सिखा सकती थी? क्या तुम्हारी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? मेरा मन पलटकर मुझसे ही पूछता, और उसकी? बोलो प्रिया, उसकी क्या कोई जिम्मेवारी नहीं? नहीं, दोनों की बराबर जिम्मेवारी है, और कहीं कुछ गलत घटता है तब क्या हम दोनों सह अपराधी हुए? हाँ, यह मेरी ही गलती थी कि मैंने गुलामी स्वीकारी, गुलाम बने रहने की नियति को अपना भाग्य समझा। कोई एक घटना हो तो उसका विश्लेषण करूं। हमारे वैवाहिक जीवन का कोई एक पक्ष कमजोर होता तो चलो, मैं उस फालिज को स्वीकार कर लेती, पर जब बात पूरे अस्तित्व पर आ जाए तब? स्त्री का आदर करना तो मानो नरेंद्र ने सीखा ही नहीं था। घर में बुआ जी लोग आती, रिश्ते नाते की बड़ी बहनें आती, नरेंद्र उनके साथ बैठकर कभी बराबरी में बातें नहीं करता। बस आते जाते, हेलो बुआ जी कैसी हैं? और बुआ जी जब कुछ बोले तब तक वह आगे बढ़ चुका होता। वह मम्मी को भी कहाँ बख्शता था, जो जी में आए बक देता था। माँ तुम फुहड़ हो, गंवार हो, कोई शऊर सलीका तो है नहीं। माँ तुम बस वही बादाम का हलवा या मालपुआ बनाकर पटक देती हो। मम्मी निरीह कातर आंखों से देखती रह जाती। यह उनका बेटा है। सुबह से मर मर कर तो उन्होंने छेने के मालपुए बनाए। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो शौक से खाता था। वह मुझसे कहती, प्रिया तू ही कुछ इसकी पसंद का बना दिया कर। मम्मी आपका बनाया हुआ नाश्ता नहीं पसंद आए तो इनसे कहिए क्लब में खा ले, मुझसे कुछ नहीं बनने का। मत बनाओ, श्रृंगार पटार करो और रंडियों से जाकर ऑफिस में बैठो। यह कहते हुए भनाक से कांच की मेज पर चम्मच पटक कर नरेंद्र उठ खड़ा हुआ था। रे बेटा, यह भी कोई बोलने की बात हुई? बिल्कुल संवेदन शून्य में चुपचाप मालपुए तोड़ तोड़ कर खाती रही थी। 10 वर्ष का संजू एक बार माँ को, एक बार जाते हुए पापा को देख रहा था। दादी, पापा का मूड ठीक नहीं है, मालपुए बहुत अच्छे बने हैं। बेचारा संजू मियाँ बीवी की लड़ाई में पिसता जा रहा था। संबंधों का इतिहास होता है, पर घटनाओं की तारीखें नहीं हुआ करती। कब और कौन सी घटना ने हमें अलग अलग दिशाओं में ढकेलना शुरू कर दिया, याद नहीं आता। बस मुझे लगता मानो धमाक धमाक कोई हथौड़ों से मेरे अस्तित्व को गिट्टियों में तोड़ रहा है। उन दिनों की घुटन और तकलीफ के बारे में मैं आज भी सोच नहीं पाती। घुटन बढ़ गई थी। मन लगाने के लिए मैं किताबों में खोई रहती, पर क्या वहाँ भी नरेंद्र चुप रहता? इंटेलेक्चुअल शो ऑफ खरीदी हुई किताबों को देखकर कहता, बेकार पैसा फूकती हो, क्यों नहीं नेशनल लाइब्रेरी से लाकर पढ़ती? इन किताबों के कारण कमरे की शक्ल और बिगड़ गई, जिधर देखो उधर ढेर लगा रखा है। तो क्या करूं, कैसे समय बिताऊं? क्यों, औरों की बीवियां नहीं हैं? मैं कह नहीं पाती। नरेंद्र, तुम्हारे वे सारे दोस्त ताश पार्टियां ही हैं। हे हिलते हुए शरीर, चाट पकौड़े और नाश्ते की सजी हुई प्लेटें, शिवास की खुलती हुई बोतलें, फुहड़ मजाक और चुटकुले केवल सेक्स के ऊपर। नर मादा का यह शाश्वत संबंध, भद्दे मजाक, क्यों, किस लिए? नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ, साथ नहीं दे पाती। घंटे पर घंटे छुट्टी के दिनों में बस शराब, ताश, खाना तथा औरत। बाद में मैंने बैठना ही बंद कर दिया था। नरेंद्र ने ताना दिया था, क्यों, इन लोगों की बीवियां नहीं बैठती?
वे पढ़ी लिखी नहीं, केवल तुम्हारा स्तर ऊंचा है। नहीं नरेंद्र, ऐसी कोई बात नहीं। छुट्टी के हर दिन केवल यही काम। क्या हम लोग आपस में बैठकर बातें नहीं कर सकते? कहीं दूर चलकर बैठे या फिर चुपचाप कमरे में बैठे बैठे कोई अच्छा सा संगीत सुने। देखो प्रिया, मैं जो फिल्में लाता हूँ तुम्हें पसंद नहीं। नरेंद्र, अब और कितने दिन ब्लू फिल्में देखते रहोगे या फिर डिशुम डिशुम? संजू भी बड़ा हो रहा है। वह चिढ़कर कहता, जिंदगी भर देखता रहूंगा। और संजू की बात क्यों उठा रही हो? उसके कमरे में अलग वीडियो है। पर वह यहाँ से फिल्में उठाकर ले जाए तो क्या हुआ? इतनी बेटे की चिंता है तो घर में बैठो, रखवाली करो। वैसे मैं सच में उकताती जा रही थी। दिन भर किताबें लिए बैठी रहती, पढ़ती कम थी, सोचती अधिक। सासू जी कभी प्यार से कभी नाराजी से टोका करती, प्रिया थोड़ा सच संवर कर रहा करो, यह क्या शक्ल बनाए रहती हो? मैं क्या करूं मम्मी, मन नहीं लगता। वह ठंडी सांस भरकर कहती, एक बच्चा और हो जाता। अब नहीं होता तो उसमें भी मेरा कसूर? कोशिश तो करो। मुझे कोशिश जैसी बात पर हंसी आ जाती। फिर सोचने लगती, बच्चा खालीपन को कितने वर्ष भरता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष? सास से पूछ नहीं पाती, मम्मी आपको जिंदगी खाली नहीं लगती? मैं कोई काम कर लूं। पर कौन सा, कैसा? पढ़ाने का काम? नरेंद्र से पूछा। उत्तर था, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? तुम गुप्ता हाउस की बेटी नहीं, अग्रवाल हाउस की बहू हो। नरेंद्र का इशारा मेरे अतीत की ओर था। मैं कटकर रह जाती। खैर, एक दिन खुद साहब ने प्रपोजल दिया। उनका अपना स्वार्थ सतता था। यह 70 का दशक था। विदेशी मुद्रा का अभाव, विदेश जाने पर पाबंदी, और मिस्टर अग्रवाल साल में 1-2 बार ज़रूर जाना चाहते, शॉपिंग करने, आराम करने, दोस्तों में शान बघारने। मैं सोच रहा हूँ अपने यहाँ भी एक्सपोर्ट का धंधा होता। वह साला प्रमोद है ना, दिन रात उठते बैठते विलायत की ढींग मारता है। प्रमोद नरेंद्र का जिगरी दोस्त था, 25 वर्षों की दोस्ती। मगर नहीं, नरेंद्र को उससे भी शिकायत थी। बेचारे प्रमोद भैया तो पिछले 5 वर्षों में ही कुछ सेट हुए थे, सीधे और सच्चरित्र। बाप के मरने पर बड़े भाई ने सब धन दबा लिया था। किसी तरह बीवी के गहने बेचकर उन्होंने सिल्क का कारोबार शुरू किया था। खुद के पास 10 करोड़ होते हुए भी नरेंद्र को प्रमोद के पैसों से जलन थी। पार्टियों में प्रमोद को बुलाता ज़रूर था, मगर किसी से परिचय नहीं करवाता। लेकिन फिर भी प्रमोद और सविता नरेंद्र को चाहते। आज बुलाकर बात करता हूँ या फिर अपनी कंपनी में ही वह मुझे डायरेक्टर बना दे। मतलब के वक्त स्वार्थ सधने पर नरेंद्र किसी के पैरों तले बिछ सकता था। साझे का काम, इस बात को प्रमोद खूबसूरती से टाल गया। वह जानता था कि नरेंद्र के लेने देने के 2 अलग तराजू हैं, मगर उसने सहायता जरूर की। व्यापारी भारत से हैंडीक्राफ्ट आयात करना चाहता है। यदि कोई सामान देखकर भेज दे तो यह काम खड़ा किया जा सकता है। अरे, तो इसमें क्या बात है? कोई मैनेजर? हाँ हाँ, ज़रूर मैनेजर रख लो और 1 वर्ष बाद उसका अपना एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। भैया, इतने छोटे स्केल का काम तो अपने ही हाथ से कोई कर पाता है। मेरे पास तो वक्त नहीं। मैं बोलूं, इसके पहले ही प्रमोद भैया बोल उठे थे, क्यों नहीं भाभी जी को यह काम सहमलवाते? प्रिया, और काम? बस हो गया एक्सपोर्ट। चौके में तो जाती नहीं। मेरा चेहरा बुझ गया था। देख भैया, मैंने अपनी बात कह दी, बाकी तुम मियाँ बीबी जानो। बिना आर्टिस्टिक टेस्ट के यह काम नहीं होने का। ऑर्डर कितने दिनों में आ जाएगा? जब बोलो, अगले महीने ही आने वाला है। और भाभी जी को कौन सा सारे दिन ऑफिस में रहना होगा? 2-4 घंटे की ही बात है। तुम लोगों को विलायत जाने का बहाना चाहिए ना, बस इसी बहाने मर्जी जितनी घूमाओ। जिंदगी में पहली बार और शायद आखिरी बार मेरी सास ने मेरा पक्ष लिया। प्रिया को ऑफिस जाने दो नरेंद्र, इसका भी मन लगा रहेगा। बस
इतना ही। आप सभी को धन्यवाद कि आपने पाठ सुना। नमस्कार।